बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है वहां से शुरू करते हैं। आज़ाद कश्मीर में आज इंतखाबात हो रहे हैं। ये लगभग 5 मिलियन की आबादी है और इसके लिए भी 3 हिस्सों में इंतखाबात रखे गए हैं। यानी आबादी लाहौर से आधी भी नहीं है और इंतखाबात हो रहे हैं 3 हिस्सों में आज़ाद कश्मीर में। वजह यह है कि वहां के लोग डट कर खड़े हैं, वो पीछे हट नहीं रहे और एस्टेब्लिशमेंट को हर हाल में वहां पे एक कठपुतली हुकूमत कायम करनी है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हकीकत तो यही है, अब आप इससे आंखें चुरा सकते हैं। बिलावल ने पूरी कोशिश की किसी तरह वो लोगों को राम कर सके, उन्हें ये कह सके कि वो अपोजिशन में थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे आज़ाद कश्मीर के लिए, तो उन्हें बहुत ज्यादा सीटें चाहिए, उन्हें जिताया जाए ताकि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके हकूक दिला सकें। हालांकि इस वक्त बिलावल की ही हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में है, आज़ाद कश्मीर में उनका वजीर आजम है, सारा सेटअप उनके कंट्रोल में है और उन्होंने ही जितना जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं और जितने भी गलत फैसले हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने किया। और वफाक के अंदर PMLN बैठी हुई है। जो कुछ भी वफाक की जानिब से हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, उसके लिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनकी सरकार जिम्मेदार। अब देखें ना, कभी ये सिंध के बच्चे बन जाते हैं कि जी मैं सिंध का बेटा हूं, सिंध की बेटी हूं, कभी ये बन जाते हैं मैं पंजाब की बेटी हूं, मैं पंजाब का बेटा हूं। अब ये सारे जाके आज़ाद कश्मीर के बच्चे और बेटे बेटियां बन गए। तो ये सिर्फ सियासतदानों का रिश्ता अवाम के साथ सिर्फ इलेक्शन तक ही होता है। ये इलेक्शन के नारे और दावे चल रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा था पाकिस्तानियों को कि हम आपको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। फिर हमने देखा कि जो 100 यूनिट वाले हैं उनके भी बिल इतने आए कि माजी में 500 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे, 400 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे जितने बिल इन्होंने 100-150 यूनिट वालों को भेजना शुरू कर दिए। तो 300 यूनिट तक इन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल मुफ्त देना था और बेशुमार वादे इन्होंने पाकिस्तानियों से किए थे। महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल 70 रुपए लीटर होगा। जिस शख्स ने पेट्रोल 70 रुपए लीटर देने का वादा किया था, उस शख्स के दौर में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वही लगभग 125 रुपए का है। इतना इन्होंने कौम के साथ झूठ बोला और फ्रॉड किया। ऐसा ही झूठ और फ्रॉड ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ भी करेंगे। तो ज्यादा उम्मीदें बांधने की जरूरत नहीं है। आप वोट डालना चाहते हैं निकल कर वोट डालें, लेकिन आप खातिर जमा रखिए। ये लोग कभी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे और मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि इन दोनों जमातों को लगभग 50-50 साल होने वाले हैं। इनकी सियासत को 50-50 साल लगभग होने वाले हैं और इन्होंने इन 50-50 सालों में कई मर्तबा बारियां लगाई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को इसके बदले में इन्होंने दिया कुछ नहीं। आज का खेल क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब से थोड़ी देर के बाद कुछ मनाजिर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग वो मनाजिर डालेंगे। काला चैनल भी इसमें अपना रोल प्ले करेगा। किया यह जाएगा और ये अहकामात जारी किए गए हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपके जितने भी कारकुन हैं, बच्चे बचाए आपके पास, आपने उन्हें वोट डालने का नहीं कहना, आपने उन्हें पहले कतार में लगने का कहना है। कोशिश करें कि 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग कतारों के अंदर खड़े हुए नजर आए और वहां पे आप लोगों की वीडियोस बना लें और फिर आप सोशल मीडिया पे डालें कि देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले आज़ाद कश्मीर में वोट डालने के लिए। देखिए हर MNA या MPA के 100, 200, 400 लोग तो अपने जाती होते ही है ना, पंजाब में भी, सिंध में भी। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं तो 100, 200, 300, 400 लोग तो उनके अपने जाती होते हैं, फैमिली बरादरी के करीबी मुलाजमीन ही जो है वो 50-60 बंदा निकल आता है कम से कम घर से ही। तो इन लोगों को खड़ा करके आपने लाइनें बनाकर दिखानी है कि जनाब ये देखें लाइनों में लोग लगकर वोट डालने के लिए खड़े हैं, ताकि ये तासुर दिया जाए कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि ओवरऑल कोई इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं है। आपको ये वीडियो थोड़ी देर में नजर आ जाएगी, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो कोशिश करेंगे आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट करने की। जितना वो रिपोर्ट कर पाएंगे वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो हमें बताएंगे या हमारे जैसे और दोस्तों को बताएंगे, तो हकायक आपके सामने आ जाएंगे। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले PMLN ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और इस मरतबा कुल्हाड़ी थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हाथ में। जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले। कश्मीरियों को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को गद्दार करार दे दिया और भारत के साथ, रॉ के साथ उसके ताने बाने जोड़ दिए। यानी मैं हैरान हो रहा हूं कि इतना अक्लमंद भी हो सकता है कि इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले वो जिस इलाके में इलेक्शन होने जा रहा है वहां के लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दे।
वो ये कह दे कि ये लोग जो है वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं या ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा है, हमने जी राह का कोई एजेंट और कोई सहूलतकार पकड़ लिया है, पता चला जनाब कि ये सारा काम जो है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मामलात में हो रहा है और उनके ताने बाने उनके साथ जुड़ते हैं। ये बहुत ही बेवकूफ आदमी होगा जो कोई ऐसी हरकत करेगा। बहरहाल आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने हरकत की है, इसका खुमियाजा तो पीएमएलएन को भुगतना पड़ेगा आज के इलेक्शन में, क्योंकि कश्मीरी इन चीजों को नोट कर रहे हैं, इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन देखिए इनको एतमाद बड़ा है, एतबार बड़ा है इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में। इनको पता है कि वहां के जो सेक्टर कमांडर साहब हैं या वहां के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब, ये लोग हमें जितवा देंगे। पीटीआई वैसे ही मुकाबले से बाहर है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़ी नहीं रही। तो ये टोटल 4-5 जमातें हैं जो इलेक्शन में, जिनमें खास तौर पे पीपल्स पार्टी का और फजल रहमान साहब का इत्तेहाद हुआ है। पीएमएलएन जो है वो अपना इलेक्शन लड़ रही है और एक इत्तेहाद करवाया गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और आईपीपी का। तो ये जनाब 4-5 जमातें हैं जिनके लिए मैदान खुला छोड़ा गया और इन्हीं में सीटें बांट के तो आपस में इनकी हुकूमत बना दी जाएगी। और इनको पता है कि हुकूमत बनाने के लिए हमें अवाम की जरूरत नहीं है, ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिनके जूते हम पॉलिश करेंगे वो हुकूमत बना कर देंगे। तो इसलिए अब ये किसी को गद्दार कहे, चोर कहे, डाकू कहे, लोगों को नाराज करे, इससे इन्हें फर्क कोई नहीं पड़ता। अलीमा खानम नाजरीन जहां जहां पब्लिक में जा रही है काफी अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने 3 मुतालबात सामने रखे हैं, ये तीनों मुतालबात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा जी जो हम तहरीक चलाने जा रहे हैं और हमने पार्टी से भी कहा है कि आप प्लानिंग करें और तैयारी पकड़ें, हम तैयार हैं, लोग निकलने के लिए तैयार हैं। हमारा पहला मुतालबा यह है कि इमरान खान का अस्पताल में इलाज करवाया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि इमरान खान की कैद तन्हाई का खात्मा किया जाए, उनकी मुलाकातें बहाल की जाए, उनके तमाम कानूनी हकूक बहाल किए जाए। तीसरा मुतालबा उन्होंने कहा जी हमारा तीसरा मुतालबा यह है कि जजेस अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो वो अपने घरों को जाएं, ना इंसाफी करके मुजरिम ना बने, अदालतें बंद करें और अपने घर जाएं। ना इंसाफी करने वाले जजेस घर जाकर बच्चों को क्या बताएंगे? इमरान खान को जेल में रखने के बदले हराम का पैसा घर ला रहे हैं। जजेस की जिम्मेदारी है कि वो ना इंसाफी के खिलाफ डट जाएं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। ये जनाब अलीमा खानम का स्टेटमेंट है। इसमें ना एक चीज आप और देख लें कि अलीमा खानम ने कहा कि 5 अगस्त को हम एक फैसला कुन मार्का करेंगे। देखिए दोनों की एहतजाज तो दोनों करना चाहते हैं, मकसद भी एक है। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी है, बल तो अभी इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई पार्टी आई नहीं। अभी तो इक्तदार के अंदर आप तहरीक इंसाफ का इक्तदार या तहरीक इंसाफ का मेंबर आप ये कह तो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो पार्टी फारिग की हुई है। तो एक तरफ जो लीडरशिप है उसका मकसद भी यह है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाए। जो इमरान खान की बहनें हैं या अलीमा खानम है या पब्लिक के साथ जो उनका एक रिलेशन बना है पिछले चंद दिनों में हमने देखा, उसका मतलब भी यही है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाए। लेकिन मुझे ना इनके अंदर कोई रब्त नजर नहीं आ रहा, इनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन बेहतर नजर नहीं आ रही। अलीमा खानम ये कहती है कि 5 अगस्त को फैसला कुन मार्का होगा। वो जाना चाहती है अडियाला की तरफ, वो जाना चाहती है एहतजाज की तरफ और वो भरपूर एहतजाज करना चाहती है 5 अगस्त को। जबकि लीडरशिप ये कहती है कि जनाब हम तो एक जलसा करेंगे और जलसे में आइंदा के लिए हम लायामल देंगे, यानी हम बताएंगे कि आइंदा हम क्या करने जा रहे हैं, या तहरीक का जो ऐलान है वो हम करेंगे। वहां पे तहरीक का ऐलान कई मरतबा हुआ, लायामल का ऐलान भी कई मरतबा हुआ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये बातें इमरान खान की बहनें भी समझती हैं। जेल में इमरान खान साहब को ये बातें समझ आ रही थी, वो अहकामात जारी करते थे, फिर उनकी मुलाकातें ही बंद कर दी गई। अब वो जेल में किसी से मिलेंगे, कोई बात करेंगे, बात बाहर आएगी तो फिर ही पता चलेगा ना। तो जब उनकी मुलाकातें बंद कर दी, बातचीत हो नहीं सकती, उनका पैगाम बाहर आ नहीं सकता, तो फिर कौन तय करेगा? फिर तो इमरान खान साहब के जो पुराने पैगामात है वही तय करेंगे। अब पुराने पैगामात इमरान खान साहब के सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरल हैं और वो लगाए जा रहे हैं। 2 चीजें बहुत वायरल हुई, एक अलीमा खानम, इमरान खान की पुरानी फुटेज उनके साथ जोड़ के दिखाई गई, और दूसरा जो ज्यादा हमने देखा इमरान खान साहब के पुराने ट्वीट्स जिसमें उन्होंने अहकामात जारी किए थे अपनी पार्टी को, सुहेल अफरीदी को या जो जुनेद अकबर साहब हैं उनको या बाकी लोगों को, वो अहकामात या पार्टी को या लोगों को जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा वो सारी चीजें दोबारा वायरल की जा रही है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो दबाव काफी बढ़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे, और ऐसा नहीं है कि लड़ाई आज खत्म हो जाएगी। हो सकता है आसिम मुनीर साहब के हुक्म पर
उनके हुक्म का इंतजार है। अलीमा खानम को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है इमरान खान की बाकी बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या इससे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, या मईशत का पहिया चल पड़ेगा, या ये तहरीक रुक जाएगी, या इमरान खान की सोच बदल जाएगी? नहीं, इमरान खान और सख्त हो जाएगा। आप जालिम का एक और स्टेटस पा लेंगे, आप जुल्म में एक दर्जा आगे चले जाएंगे और मजलूम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। यह सिलसिला रुकना नहीं है। आप एक सिलसिला बंद करेंगे, एक आवाज को बंद करेंगे, दूसरी खड़ी हो जाएगी। आप दूसरी आवाज को बंद करेंगे, तीसरी खड़ी हो जाएगी। यह मुजामत है और यह चलती रहेगी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी इस शक्ल में कभी उस शक्ल में, कभी किसी खातून की आवाज में कभी किसी मर्द की आवाज में, कभी बहुत जोरदार तरीके से कभी हल्के हल्के अंदाज में, कभी ओन खोसा की तरह कोई आदमी उठेगा और वो एक ऐसा इशारा दे जाएगा जिससे आपका सारा बयानिया जबरदस्त हो जाएगा। कभी कोई बहुत मजबूत आवाज अरशद शरीफ की तरह उठेगी और वो दो ऐसे जुमले बोल देगी जो आपका पीछे ही नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी, ये जान नहीं आपकी छूटनी जब तक कि आप अपने आईनी किरदार में वापस नहीं जाते। ये बात मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं, जितनी जल्दी इनको समझ आएगी उतना पाकिस्तान का भला हो जाएगा और उतना ही पाकिस्तान के लिए मामला बेहतर रहेगा। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा जी ये लगभग 3,000 अरब रुपया ये लूट के गलत ममालिक में ले गए। पीपल्स पार्टी पे उन्होंने इल्जाम लगाया। तो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं दोस्त शहजाद इकबाल साहब, उन्होंने सवाल कर दिया राणा सनाउल्लाह साहब से। उन्होंने पूछा जनाब कि आपने कहा था कि 3,000 अरब ये ले गए लूट के, तो इसकी तफसीलात क्या है? राणा साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा जी आपको यकीन नहीं पहुंचता सवाल करने का, यानी हम जिस पे मर्जी इल्जाम लगाएं आप सवाल भी नहीं कर सकते। देखिए पब्लिक का पैसा चोरी हुआ ना, 3,000 अरब जो चोरी होकर गया वो राणा सनाउल्लाह की जेब से या नवाज शरीफ की जेब से तो नहीं गया। जो वो कहते हैं जी हमारा पैसा गया, आपको क्या लगे? नहीं, ये कौम का पैसा चोरी होकर गया। और जो मीडिया काम करता है वो लोग देखते हैं ना, उसको सुनते हैं। तो मीडिया ने तो वो खबर पे काम करना है। जब 3,000 अरब चला गया तो मीडिया तो पूछेगा जनाब आप कह रहे हैं चला गया, कहां चला गया, कौन ले गया और कैसे वापस आएगा? ये सवाल तो मीडिया को करने। तो राणा साहब कहते हैं नहीं जी इससे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो जाएगी, यानी इससे बदएतमादी, यानी आप पीठ पीछे एक दूसरे को जो मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, आपके स्टेटमेंट के ऊपर आपसे सवाल भी ना किया जाए। मुझे एक वाकया याद आ गया, ये राणा सनाउल्लाह की ना पुरानी आदत है, मैं बताता हूं कैसे। ये बात है उस वक्त की जब शहबाज शरीफ पहली मरतबा वापस आने के बाद वजीर आला बना पंजाब का और पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी। पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। इनका एहतजाज बहुत ज्यादा वसी हो गया। उस एहतजाज के नतीजे में इमरजेंसी भी बंद हो गई और आउटडोर भी बंद हो गया। कुछ मरीजों का इंतकाल हो गया। हुकूमत ने डॉक्टरों के ऊपर पर्चे देना शुरू कर दिए कि जो मरीज मरे हैं इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं। फिर कुछ दिन गुजरे, डॉक्टरों की और हुकूमत की सुलह हो गई। जब ये डॉक्टर और हुकूमत इकट्ठे बैठे हुए थे तो हम मीडिया वालों ने वहां पे सवाल पूछा कि जनाब जो मरीज मर गए थे आप लोगों की लड़ाई में, अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो राणा सनाउल्लाह ने, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त कहा था उसके लिए जिम्मेदार मीडिया है। तो मीडिया वाले सर पकड़ के बैठ गए, जनाब हम कहां से आगे जिम्मेदार? कहते जी क्योंकि आप खबरें दे रहे थे लोग मर रहे थे तो आपने बताया लोग मर रहे थे, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो राणा सनाउल्लाह साहब गोलमोल जवाब देके निकल लिए। डॉक्टर भी इनकी शक्ल देख रहे थे कि ये कैसा आदमी है। हम भी सोच रहे थे यार अजीब डिटाई है, यानी पहले खुद आपस में लड़ते रहे, मरीज मर गए, पर्चे डॉक्टरों पे दे दिए। आज जब सुलह हुई तो हमने पूछा जनाब कि जो मर गए मरीज उनका क्या बनेगा? तो उस पर हमें जवाब क्या दिया कि जनाब उसके लिए जिम्मेदार मीडिया है, ना डॉक्टर जिम्मेदार है ना हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी हो गई है सुलह। तो ये पुराना वारदात का तरीका है। मोहसिन नकवी ने भी कहा था ना कि लगभग 100 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का लूट कर पहुंचा दिया गया है पाकिस्तान से बाहर, दुबई में चला गया, बाकी अरब ममालिक में चला गया। 100 अरब डॉलर। आसिम मुनीर साहब कहते पैसा लेकर पाकिस्तान आऊंगा, अभी अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगते हैं। 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकल गया 3 साल में, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि पैसा गया कहां पे और वापस कैसे आएगा। एक खबर हामिद मीर साहब ने भी दी है। हामिद मीर साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने हमेशा बड़ी अच्छी खबरें दी है, बहुत बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक भी की हैं उन्होंने। और उनकी जो चीज मुझे पसंद है ना हामिद मीर साहब की, देखिए इख्तलाफ हो सकता है, मुझे माजी में कुछ चीजों से इख्तलाफ रहा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी आवाज नहीं बंद होने देते। हामिद मीर साहब को
जब कभी ऑफ एयर भी किया गया तो वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के ना वो अपनी आवाज बंद नहीं होने देते, वो बात करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे साथी वो थक जाते हैं, डर जाते हैं। जब उनका टीवी चैनल उनसे छीन लिया जाता है वो बोलना ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, जब खुलेगा टीवी चैनल तो फिर देखेंगे। नहीं, हामिद मीर साहब कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के वो अपना काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं, मुकाबला करते हैं। ये उनकी अच्छी बात है। मीर साहब ने खबर दी है जी कि अब 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, 29वीं भी, 30वीं भी, 31वीं भी, 32वीं भी। ये वजीर आजम की टेबल पे पड़ी हुई है सारी, और एक बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है जो आइन के साथ किया जाना है। एक बहुत बड़ा नया स्ट्रक्चर है, डिजाइन एक किया हुआ है पूरा, और उसको करने के लिए सारी तरामीम एक एक करके पास की जाएंगी। हामिद मीर साहब को ये एक सोर्स ने खबर दिया। आज से कुछ अर्सा पहले मुझे भी एक सोर्स इसी तरह से ये बात कर रहा था, और उसने मुझे कहा कि इमरान साहब आप तो 28वीं तरमीम को रो रहे हैं ना अपने वीलॉग में, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं भी आ रही है, और ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं, पहले से पड़ी हुई है। ये मुझे मेरे एक सोर्स ने कहा था, लेकिन मुझे उसकी बात में यकीन नहीं आया। आज हामिद मीर साहब ने खबर दी है तो मैं ये कहूंगा कि वो भी दोबारा इसको रीचेक करें। वजह पता है क्या है कि क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में ये बहुत सारे और ऐसे काम करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को जमहूरी नुक्ता नजर से मजीद बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान के इदारों को मजीद कमजोर कर देंगे और हमें मजीद धकेल देंगे गहराई के अंदर। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट 28वीं आईनी तरमीम में करवाने जा रही है। अब क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में उन्होंने बहुत गंद मारना है, तो ये इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कह रहे हैं कि ये 28वीं को रोते हो, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं नॉर्मलाइज करने के लिए वो भी तैयार पड़ी है। ये सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली नॉर्मलाइज करते हैं कि जनाब हम तो पेट्रोल की कीमत 1000 रुपए लीटर भी कर सकते हैं। आप जब ये कहते हैं और फिर आप 5 रुपए बढ़ा देते हैं तो लोगों को लगता है यार 1000 शुक्र नहीं हुआ। समझ आइए आपको बात? ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो ये खेलते हैं। मिसाल के तौर पे हम 10,000 आदमियों को गोली मार सकते हैं, वहां पे 2 या 4 आदमी मारे गए तो वो कहेंगे यार तो 10,000 को मार सकते थे, हमने नहीं मारा, हमने तो बड़ा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन 4-6 बंदे तो मार दिए ना, तो वो किसी खाते में नहीं आएंगे। इसी तरह जहां पे कहते हैं जी हम तो अरबों खरबों की करप्शन कर सकते हैं, ये तो भाईजान चंद हजार का या चंद लाख का मामला है, आप क्या करते हैं? तो इसी तरह ये आईनी तरमीम को भी नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे ऐसा लगता है इसको रीचेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे जब ये खबर दी गई थी तो मैंने इसको इस एंगल से देखा था, मैंने रीचेक भी किया था, तो मुझे कहीं और से कोई शवाहिद नहीं मिले थे। तो ये सिस्टम बाद औक़ात खबरें फैलाता है, जाली खबर अपने सोर्सेज के जरिए से बाहर निकालता है। मीर साहब बहुत समझदार और बहुत पुराने और घाघ जर्नलिस्ट हैं, मुझे पता है कि वो नतीजे तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री चलाई गई है DW न्यूज पे। देखिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से हमेशा से नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता रहा, हमेशा से कहा जाता रहा पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, यहां दहशतगर्दी है, यहां पे इंतहा पसंदी है, ये माली नुक्ता नजर से बहुत कमजोर है, इंतजामी नुक्ता नजर से बहुत कमजोर है, फौज का बहुत ज्यादा कंट्रोल है इस मुल्क में, जमहूरियत नहीं है, तो ये जो एटमी असासे हैं ये महफूज हाथों में नहीं है। बार बार ये कहा जाता रहा, मादी में प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। अभी बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो इसके हवाले से जर्मनी का एक जो स्टेट स्पॉन्सर्ड इदारा है DW, उसने एक डॉक्यूमेंट्री, ये 52 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान में कितने कीड़े निकाले। डॉक्यूमेंट्री का उन्वान है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एट ए क्रॉस रोड, यानी एक दोराहे के ऊपर खड़ी हुई न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान। ये इनका एक जो नाम रखा डॉक्यूमेंट्री का वो इन्होंने ये रखा। वो कहते नहीं यहाँ इंतहा पसंदी है, आदम बर्दाश्त है, तशद्दुद में इजाफा हो गया है, मालियाती दिवालियापन है, मईशत बहुत नाकस है पाकिस्तान में, सियासी पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, मुल्क का सबसे मकबूल आदमी जो है वो जेल के अंदर पड़ा हुआ। हर चीज उन्होंने एक एक बताई और बता के उन्होंने कहा जी कि जो एक कमजोर और बदनवान सियासी अशराफिया और सियासत पर फौज का मजबूत कंट्रोल है इस वक्त, ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद वो ये तो नहीं बताते कि अब रास्ता क्या आगे बढ़ने का, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एटमी ताकत है और एटमी असासों की हिफाजत और सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकते हैं ये हालात। ये सवाल उन्होंने छोड़ा। तो ये एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। और देखिए जब आप इस किस्म के हालात पैदा करते हैं ना, जब आप जुल्म और बर्बरियत करते हैं, जब आप मईशत को तबाह बर्बाद कर देते हैं, जब आप दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं कि आने दो दहशतगर्दों को, कोई बात नहीं, और फिर वो आपके हाथ से निकल जाते हैं, जब आप इस किस्म के तजुर्बे करते हैं, इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां करते हैं, तो फिर दुनिया आपको शक की नजर से ही देखती है। फिर आप दुनिया को मौका देते हैं कि वो आपके ऊपर उंगली उठाए। दुनिया तो हम पे पहले भी उंगलियां उठाती थी, बिला वजह भी उठाती थी,
अब आप उन्हें उंगलियां उठाने के लिए वजह भी फराहम कर रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इन चीजों पे अगर कोई बेहतरी ला सकता है इन चीजों में और इन चीजों को ठीक कर सकता है तो वो पाकिस्तान का सियासतदान है, पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा, पाकिस्तान के सिविलियंस, वो इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। मिलिट्री जनरल्स कभी भी इन चीजों को ठीक नहीं कर सकते और कभी भी एक अच्छा सॉफ्ट इमेज हमारे मुल्क का वो नहीं बना सकते, बना पाएंगे भी नहीं। अब्दुल हकीम काकड़ साहब जो शहीद हुए, जज साहब, उनके कत्ल के हवाले से बलूचिस्तान में जिस तरह आवाज उठ रही है और जिस तरह अंदर ही अंदर एक लावा पक रहा है, ये किसी को आइडिया भी नहीं है। आप बलूचिस्तान में किसी से भी बात करें, वो अब्दुल हकीम काकड़ शहीद की बात करता है कि ये एक इंसाफ पसंद जज थे। इन्होंने काफी ऐसे फैसले दिए जिनमें बहुत इंसाफ हुआ था। खास तौर पे सीडीडी के खिलाफ इन्होंने एक फैसला दिया था। अब्दुल हकीम साहब जो जिन्हें कत्ल किया गया, उन्होंने तुरबत में सीटीडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। सीटीडी ने बालाज मौला बख्श को मुबैना तौर पे हिरासत में लेकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद बलूचिस्तान में शदीद एहतजाज हुआ था, जो इस्लामाबाद में 1 महीने तक जारी रहने वाले धरने पर खत्म हुआ था यह एहतजाज। और इसी केस में जज अब्दुल हकीम ने जो फैसला लिखा था वो ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा था कि आई कैन नॉट बी बिलीव्ड दैट 3 टेररिस्ट अटैक्ड अपॉन सीडीडी टीम विद डेडली वेपन्स, बट सरप्राइजिंगली नो वन फ्रॉम सीडीडी टीम सस्टेन्ड अ माइनर इंजरी while diseased Balaj who was in their custody has died। वो कहते हैं जी कि मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि दहशतगर्द हमला करते हैं सीडीडी के ऊपर, कोई बंदा भी इनका मामूली जख्मी नहीं होता और बालाज जो इनकी कस्टडी में है वो मर जाता है। तो उन्होंने कहा था कि सीडीडी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इस तरह का फैसला करने वाले जजेस, अब वहां लोग ये कहते हैं कि डेथ स्क्वाड ने कत्ल किया है जज साहब को, अब्दुल हकीम काकड़ साहब को। एक डेथ स्क्वाड था जिसने कत्ल किया है। अब ये डेथ स्क्वाड जो है इनको फ्री हैंड है बिल्कुल, वहां पे ये वहां घूमते हैं फिरते हैं। इसके बारे में थोड़ी दिन पहले अख्तर मेंगल साहब ने भी कहा, इसी के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। महमूद खान अचकजई साहब भी, बाकी लोग भी, बलोच पश्तून सब कहते हैं कि डेथ स्क्वाड बने हुए हैं और वो बंदे मार रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनको फ्री हैंड है। तो ये जज साहब वाला मामला जो है ना, इसमें इंसाफ ना हुआ तो ये बलोचों को एक और ऐसा मुद्दा मिल जाएगा जो लंबा चलेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज।